स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब तक जो हम लोग का 2 यूनिट हो चुका है, ठीक है। और 2 यूनिट फिर जो अपना जो तीसरा यूनिट है, जो मैग्नेटिक फील्ड पे है, उसको जो है मैं थोड़ा सा छोड़ते हुए चौथे यूनिट की तरफ चल रहा हूँ। उसके पीछे कारण ये कि तीसरा यूनिट बहुत बड़ा है, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो हम लोग का जो पहला यूनिट हो गया, और तीसरा, सॉरी, चौथा और पांचवा, ये बेहद इजी यूनिट्स, ये आपको तो आना ही आना चाहिए, पहला चौथा पांचवा। उसके बाद दूसरा तो क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो वो भी हो जाएगा आप लोगों से। लास्ट में मैं देखूंगा तीसरा यूनिट, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो यूनिट है, लास्ट में मैग्नेटो स्टैटिक्स, यूनिट का नाम है मैग्नेटो स्टैटिक्स, तो ये यूनिट नंबर 3 जो सबसे लास्ट में देखूंगा। तो पहले जो आपका यूनिट नंबर 4, कैसे हम लोग का वेव ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिशन जो होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन जो आपका जो होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही आप कैप्चर करते हो और रिलीज करते हो आपका मोबाइल। तो ईएम वेव का ट्रांसमिशन कैसा होता है, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, वो देखेंगे यूनिट नंबर 4 में। और यूनिट नंबर 5 में ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे कि कैसे जो एंटीना जो है अपने सोर्स से कनेक्टेड होता है यूजिंग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो मैं यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लियर है यहाँ से? यस वेव्स सर। एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो वेव्स एंड एप्लीकेशन पे हमने कुछ चीजें कर लिया था इंट्रोडक्टरी क्लास में। मैंने ये वेव का इंट्रोडक्टरी क्लास में कुछ चीजें बता दी थी, जैसे उसमें पहला जो टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन हमने क्या, मैक्सवेल इक्वेशन में जो हम लोग पढ़ा था, मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर द स्टैटिक फील्ड। स्टैटिक फील्ड क्या होता है? स्टैटिक ईएच फील्ड, स्टैटिक मतलब जो कांस्टेंट हो, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो टाइम इंडिपेंडेंट, जैसे कोई 10 साल पहले कोई वस्तु आप रख दियो कहीं पे, वो वहीं का वहीं मिला, डेट मीन्स टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है, वो वहीं का वहीं है, स्टेशनरी है, स्टैटिक है, डेट इज द टाइम टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम इंडिपेंडेंट में हमने जो इक्वेशन लिखा था, तो गॉस लॉ के तहत डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू होता है और ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया। और द फॉर द पॉइंट फॉर्म में हम लोग लिखा था कि डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन था आपका ई डॉट डी एल, मैंने बताया था ई जो होता है डेट मीन्स वोल्टेज पर मीटर और द इंटायर लेंथ। अगर आप इंटायर लेंथ मतलब एक क्लोज्ड लूप में अगर आप ई डॉट डी एल निकाल रहे हो, डेट मीन्स आप टोटल सम ऑफ द वोल्टेज निकाल रहे हो। तो ये इक्वेशन है केवीएल का, इक्वेशन जो है आपका केवीएल, इट शुड बी इक्वल टू द जीरो, सम ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू द जीरो, ये हो गया इक्वेशन। फिर हमने इसको डाइवर्जेंस थ्योरम से, सॉरी, कर्ल थ्योरम से, मैं ई डॉट डीएल को, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता हूँ, तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, और डीएस को उधर लेके जाता हूँ तो जीरो हो जाता है। तो ये बताता है कि आपका कर्ली नेचर नहीं होता। कर्ली नेचर नहीं होता मतलब डेट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इरोटेशनल है, इरोटेशनल है, ठीक है, वो रोटेट नहीं हो सकता। ये इक्वेशन बता रहा है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो, कर्ली नेचर नहीं। तीसरा जो इक्वेशन था आपका बी डॉट डी एस, ठीक है, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ये भी वही चीज है, बी मतलब होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, डीएस डेट मीन्स मीटर स्क्वायर, तो समेशन ऑफ द करंट, डेट मीन्स समेशन ऑफ द करंट, डेट मीन्स ओवर द इंटायर सरफेस या फिर ओवर द इंटायर लूप, तो ये क्या होता है, जीरो। तो ये हो गया आपका के सी एल इक्वेशन, ठीक है, सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू जीरो, तो बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो हो गया। और उसका फिर हमने जो है इसमें आपका डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया था, तो बी जो सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया था, तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया था, जीरो आ गया। तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो ये बता रहा है कि डाइवर्जेंस नेचर नहीं, मतलब वो डायरेक्शनल नहीं, डाइवर्जेंस नेचर नहीं, ठीक है। किसी एक पॉइंट से हम लोग नहीं बता सकते कि कितने सारे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं, तो डाइवर्जेंस नेचर नहीं। तो डेट मीन्स ये मतलब रोटेशनल है। तो ये जो इक्वेशन है डेल डॉट बी, ये बताएगा सोलोनाइडल, कोई वेक्टर सोलोनाइडल है कि नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं
कि डेल डॉट वो वेक्टर कर दीजिए और जीरो आ गया मतलब वो सोलेनोइडल, दैट मीन्स वो रोटेशनल, जैसे सोलेनोइडल होता है उसी तरीके से। तो ये हो गया। फिर एच डॉट डी एल जो फाइनल इक्वेशन निकाला था जो कि एम्पियर्स लॉ से निकला था, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू करंट एम्पियर्स लॉ से, ठीक है। और इसमें भी अगर आप करंट निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो ये उसके करंट के इक्वल होगा, उसके सोर्स के इक्वल होगा, तो ये करंट डेंसिटी के इक्वल, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग का हो गया था, इसमें बहुत ज्यादा चर्चा कर लिया था मैंने। अब पॉइंट ये है कि अब हम लोग जब देख रहे हैं स्टैटिक फील्ड में तो ये इक्वेशन सही है, ठीक है। अगर मैं चार्ज फ्री कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे चार्ज फ्री स्टैटिक इक्वेशन लिख दूंगा तो चार्ज की वैल्यू जीरो कर देना, कई जगह ऐसे यहाँ पे चार्ज जीरो आ जाएगा चार्ज फ्री स्टैटिक इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, अपने को जो नेक्स्ट इक्वेशन देखना है वो टाइम डिपेंडेंट, मतलब टाइम वेरिंग फील्ड में मैक्सवेल इक्वेशन देखना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टाइम वेरिंग मैक्सवेल इक्वेशन इन टाइम वेरिंग फील्ड्स, टाइम वेरिंग फील्ड्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, दैट मींस ई ऑफ टी और एच ऑफ टी, दो ही फील्ड है तो वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो इसमें मैक्सवेल इक्वेशन में क्या चेंज हो जाता है वो देखेंगे, ठीक है। स्टैटिक फील्ड में क्या होगा, ई कांस्टेंट होगा और एच कांस्टेंट का, समय के साथ ई और एच क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये वाला इक्वेशन आएगा, ठीक है। और अगर आप इसको टाइम वेरिंग कर दोगे तो उस केस में क्या होता है ये देखते हैं। उस केस में जो आपका इक्वेशन नंबर वन और थ्री जो है, इक्वेशन नंबर वन और जो थ्री है वो सेम का सेम रहेगा। जो इक्वेशन नंबर वन हमने लिखा है दैट मींस डी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, जो कि गाउस थ्योरम है, और जो सोलेनोइडल नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन सेम रहेगा। इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर जो थ्री है वो सेम रहेगा फॉर दी बोथ केसेस। इक्वेशन नंबर वन लिख लेता हूं मैं, डी डॉट ds is equal to q, del dot d is equal to rho v। क्वेश्चन नंबर थ्री है आपका v dot ds is equal to जीरो और del dot b is equal to जीरो। तो बोथ दी सरफेस इंटीग्रल, जो आपका सरफेस इंटीग्रल का जो इक्वेशन है, बोथ दी सरफेस इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, एंड दी डाइवर्जेंस एक्सप्रेशन सरफेस इंटीग्रल एंड डाइवर्जेंस एक्सप्रेशन डेल डॉट डी एंड डेल डॉट बी, तो ऑफ द स्टैटिक पर ये दोनों जो इक्वेशन है देयर इज नो मॉडिफिकेशन, इनके लिए नो मॉडिफिकेशन है, वो सेम है, ठीक है। लेकिन जब आप इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर फोर की बात करते हो दैट इज ई डॉट डी एल और एच डॉट डी एल, ये दोनों इक्वेशन, दोनों लाइन इंटीग्रल जो इक्वेशंस हैं और दोनों कर्ल इक्वेशन है, डेल क्रॉस ई एंड डेल क्रॉस एच, दोनों जो कर्ल इक्वेशंस है वो मॉडिफाई, ठीक है। दे आर नॉट कंसिस्टेंट, ये इक्वेशन फॉर द केस ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड में ये फॉलो नहीं होगा, दे आर नॉट कंसिस्टेंट फॉर टाइम वेरिंग फील्ड, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है डीसी कंडीशंस के लिए तो सेम रहेगा, लेकिन एसी कंडीशंस के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो डिफरेंट फॉर एसी कंडीशन, टाइम वेरिंग कंडीशंस। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि इसमें चेंज आ गया, आखिर हमको चेंज करना पड़ा, मॉडिफिकेशंस करने पड़े, ठीक है। मैक्सवेल को इसको मॉडिफिकेशन करना पड़ा, देख लेते हैं। तो आपको जो फैराडेज लॉ में पढ़ा देता हूँ पहले, फैराडेज लॉ, तो बता सकता है फैराडेज लॉ क्या है? कोई आप लोगों में से फैराडेज लॉ बता सकता है, सब पढ़े हुए हो? ठीक है, मैं थोड़ा कुछ याद दिलाता हूँ, फिर थोड़ा समझो, फिर थोड़ा दिमाग लगाओ। देखिए देखिए, फैराडेज लॉ को समझने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक मूवेबल रॉड लेते थे, ठीक है। और ये एक मूवेबल रॉड ले रहा हूँ मैं,
मूवेबल रॉड, या तो आप इसमें आप फैराडेज लॉ में क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते थे। मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वह एच ऑफ टी, मतलब या तो मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ टी लिख दूं मैं, उसको चेंज करते थे। क्योंकि आप लोग बी ऑफ टी पढ़े थे 12th में या 11th में, मैं बी ऑफ टी लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता था, या तो एरिया चेंज होता था। तो एरिया चेंज होता था तो जो अ, जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, अगर यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस एरिया में, इतने एरिया में, ठीक है, तो या तो मैं क्या करूं, या तो मैं इस कंडक्टर में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड है ये जो क्रॉस कर रहा हूं, जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं। या फिर क्या करूं, अगर आप देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू द एरिया होता है। तो या तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स में बी को चेंज कर दीजिए, या तो एरिया को चेंज कर दीजिए। आप लोग ऐसे ही किया करते हो। तो अगर मैं एरिया को चेंज करूं, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, टू एंड फ्रो करना पड़ेगा। मूवेबल रॉड को या तो अंदर की तरफ लेके जाऊं या बाहर की तरफ लेके जाऊं, टू एंड फ्रो करूंगा तो एरिया चेंज होगा। तो एरिया चेंज करोगे तो जो फ्लक्स इनक्लोज्ड बाई दैट कंडक्टर चेंज होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, कॉस ओमेगा टी पे। ठीक है, आप उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दे सकते हो, दैट मींस बी इज इक्वल टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा विद सम फ्रीक्वेंसी जो है मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूँ। तो दो तरीके से जो है आप जब चेंज करोगे तो आप लोगों ने देखा होगा क्या हुआ था, बताओ। जब आप लोगों ने चेंज किया था तो क्या हुआ था? कुछ याद आ रहा है? यस सर। वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ था, याद है कुछ? ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या होता था, हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो स्लाइडिंग रेल्स है, कंडक्टर, दिस स्लाइडिंग रेल, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है जो कि अंदर की ओर है, जो कि कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड जो है अभी कांस्टेंट है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि रॉड को इधर लेके जा रहा हूँ, कभी इधर लेके जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप जानते हो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर रहा है, दैट इज क्यू इंटू ई, दैट इज नथिंग बट द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो एफ इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी पढ़ा होगा। ठीक है, ये कैसे है इसमें मैं नहीं जाऊंगा, बी क्रॉस बी। ठीक है, तो एक तो वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है और आप कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा उसमें तो सर्कुलर होगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट हो रहा है तो उसका जो फोर्स है दैट इज क्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। इस पर थोड़ा सोचते हैं। अब देखिए कंडक्टर में क्या होगा, इन्फिनाइट इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर है तो बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, बहुत ज्यादा सिग्मा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में अंदर में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब आप इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब आप क्या करोगे, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो एक फोर्स होगा। ठीक है, ठीक है, अगर मैं रॉड को मूव कर रहा हूँ, ये रॉड की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हो गई, रॉड की पर्टिकुलर वेलोसिटी हो गई, तो अगर हम लोग वी क्रॉस बी निकालें, वी क्रॉस बी निकालें, तो मैं इसको बता रहा हूँ आपको, ये रॉड की वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया, और जो बी है आपका अंदर की ओर है, तो मैं अंदर की ओर है, डेट इज क्रॉस बी। ठीक है, तो आप पहले क्या वी की तरफ एक उंगली रख दीजिए, और और जो आपका चारों उंगली है वो जाएगा बी की तरफ, ये जो चारों उंगली बी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, एक फोर्स आ रहा है, दैट इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ये सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है सारे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, या फिर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो वी क्रॉस बी कर दीजिए। तो वी की तरफ जो है आप अपना अंगूठा रखिए, वी की तरफ जो आप अपना अंगूठा रखिए, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवेबल रॉड। मूवेबल रॉड की तरफ मैंने हम रख दिया, और जो आपका
थंब रख दिया, ठीक है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद। ठीक है, तो पहले जो है आपको क्या है, अपने जो चारों फिंगर्स उसको घुमा के देखना है, ठीक है। तो आप वी की तरफ, वी से बी की तरफ घुमाओगे तो जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वी से मैं बी के बी वेक्टर से मैं बी वेक्टर की तरफ, जो बी वेक्टर जो अंदर की ओर है उसकी तरफ घुमा रहा हूँ, मतलब इस तरीके से घुमा रहा हूँ, इस तरीके से घुमा रहा हूँ अपने चारों फिंगर्स को। तो जो मेरा थंब का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है इन दी इन दैट डायरेक्शन। अगर मान लीजिए वाई डायरेक्शन है तो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये एक चीज क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ये ठीक है, तो ये चीज कर चुके हो। और मैं वी क्रॉस बी, बस ये क्या बता रहा हूँ, मैं वी क्रॉस बी करके कर रहा हूँ। वी का डायरेक्शन ये हो गया, बी का डायरेक्शन अंदर की ओर, तो वी क्रॉस बी करोगे तो मैंने आपको समझाया था, वी को बी की तरफ आप थंब रख दीजिए और बी की तरफ आप चारों उंगली रख दीजिए। तो वी और बी की तरफ जब चारों उंगली रखोगे तो आप स्क्रीन में रखोगे तो स्क्रीन के जस्ट परपेंडिकुलर आपका हाथ होगा और आपकी तरफ जो हथेली आएगा, हथेली जो आपकी तरफ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। तो जब नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए, कंडक्टर में ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया, तो दैट इज द निगेटिव चार्ज। और यहाँ पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जब मैं डॉट को इधर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, तो इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो क्या होता है, तो देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ है, ठीक है। तो V क्रॉस B निकालोगे तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऊपर हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो ऊपर की ओर होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऊपर हो गया, डेट मींस इलेक्ट्रॉन का जो ऊपर हिस्सा है वहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है सबसे नीचे में, तो पॉजिटिव। आप क्या देख रहे हो, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी आप कितना मूव कर रहे हो, उसके हिसाब से जो है एक अल्टरनेटिंग करंट जो है जो ऑन दी रॉड जो है जनरेट हो रहा है। ऑन दी रॉड जो है एक अल्टरनेट करंट क्या हो रहा है, ड्यू टू दी टू एंड फ्रो मोमेंट ऑफ दी रॉड। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज नथिंग बट एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज in one direction. Accumulation of charge in one direction, that is nothing but induced voltage. ठीक है, तो एक एंड में पॉजिटिव हो रहा है, कभी एक एंड में निगेटिव हो रहा है, कभी एक एंड में निगेटिव हो रहा है तो एक एंड में पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो रहा है, एक्चुअली में एसी वोल्टेज जनरेट हो रहा है, एसी वोल्टेज या एसी इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट हो रहा है, एसी वोल्टेज, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे अपना समय चेंज हो रहा है, मतलब समय के साथ जो रॉड को मूवमेंट हो रहा है, मतलब समय पे डिपेंड कर रहा है, टाइम डिपेंडेंट है। और टाइम डिपेंडेंट है, मोमेंट ऑफ दी रॉड है, उसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से क्या है, आपका एक एसी वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट, टाइम, ठीक। तो पहले जो इक्वेशन था जो कि टाइम डिपेंडेंट नहीं था, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या लिख रहा था मैं, जीरो। जो वोल्टेज इज इक्वल टू ई डॉट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किया, उसकी वजह से आपका वोल्टेज इंड्यूस हुआ। तो ये जो इक्वेशन पहले जो था इक्वेशन था, हैंस मतलब इसमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। दैट मींस जो v है, दैट इज नथिंग बट ई डॉट डी एल इज इक्वल टू द चेंज माइनस डी
मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय द dt। तो ये इक्वेशन होगा। अब जो इक्वेशन होगा वो ये होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जब 12th में पढ़ा होगा या 11th में पढ़ा होगा तो आप ई लिखते होगे, एससी और में देखा होगा आपने ई लिखा होगा, दैट इज माइनस डी मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय डी। तो ये लिखा करते। तो ये वही चीज है, ये मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज इज इक्वल टू हो गया ई डॉट डी एल, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय डी टी। ये क्लियर हो गया सभी को? बताओ। Yes, sir. तो आप लोग जानते हो जो निगेटिव निगेटिव जो आया है इसका कारण है लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ, ठीक है, वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, दैट इज निगेटिव वहां से आया, लेंज लॉ से आया। तो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चार्जिंग फ्लक्स। जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा, जो फ्लक्स है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से निगेटिव आया है। निगेटिव जो आया है प्रोड्यूस्ड ईएमएफ जो भी हो रहा है ऑलवेज अपोज द चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, ये हो गया आपका लेंज लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आगे इक्वेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से आ गया माइनस डी बाई डी टी। ठीक है, हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी बी डॉट टी एस। ठीक, अगर आप फ्लक्स बोलोगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू डी एस। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स दैट मीन्स डेंसिटी, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर, और ये तो मीटर स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा दैट इज कॉल्ड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन दी ओवर द एरिया इज नथिंग बट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां से आ गया डी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी डॉट डी एस। ठीक है, तो ये अंदर चल दिया आपका, इंटीग्रेशन को अंदर लेके जा सकता हूँ क्योंकि जो बी है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो दैट इज द माइनस डी बी बाई डी टी इंटू डी एस। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर दी टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, सो तो आप क्या देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइमली चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो ई डॉट डी एल हो गया, उसका इक्वेशन पहले ई डॉट डी एल जीरो था वो ऐसा हो गया। क्लियर है? तो ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया। सभी को क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग को अगर सर पॉइंट फॉर्म में लाना है, मतलब पॉइंट फॉर्म में लाना है, तो डेट मीन्स हमारा जो है या तो कर्ल करें या तो डाइवर्जेंस करें। तो हम लोग तो कर्ल किए थे, डेल क्रॉस इज इक्वल टू जीरो आया था फॉर द स्टैटिक फील्ड। इसमें देख लेते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डीएल को डीएस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तभी मैं इसको कर्ल थ्योरम से डेल क्रॉस ई इंटू डीएस कर दिया। ठीक है, और ये ऑलरेडी डीएस है, माइनस डीवी बाई डी टी इंटू डीएस, तो बोथ साइड इंटीग्रल और डीएस कैंसिल हो गया, डेट मीन्स यहाँ से आ गया, यहाँ से इक्वेशन जो आ गया डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी टी। ठीक है, अब जो कर ली, ठीक है, तो अब डेल क्रॉस ई क्या हो गया, माइनस डीवी बाई डी टी। तो ये हो गया फैराडेस लॉ की वजह से जो है मॉडिफिकेशन इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन। अब जो देखते हैं कि एम्पियर एम्पियर से क्या गलतियां हो गई थी वो देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ये तो इक्वेशन नंबर 3 हमने देख लिया। इक्वेशन नंबर 2 मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड, इक्वेशन नंबर 2 मॉडिफाइड। ठीक,
अब जो गलती हुई थी एम्पियर से वो देख लेते हैं। तो इनकंसिस्टेंसी ऑफ द एम्पियर्स लॉ, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, ऐसा वोल्टेज सोर्स जो रहेगा ऐसा अप्लाई करूंगा जिससे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो। अभी मैंने जो फैराडेज लॉ में देखा, फैराडेज लॉ में हमने क्या किया था, हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके देखा था। तो हमने बी डी मतलब ये देख लिया है मैग्नेटिक फील्ड चेंज, या तो आप एरिया चेंज कर दिया या तो फ्लक्स चेंज कर दीजिए, फ्लक्स इनक्लोज चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये देख लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कैपेसिटर ले रहा हूँ और उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, आपका एक चेंज इन वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब एसी एसी सोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेट इज प्लस माइनस वीएम साइन ओमेगा। ठीक, प्लस माइनस वीएम साइन ओमेगा, ठीक, ये अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर इसमें दो, एक तो पॉजिटिव वोल्टेज हो गया और एक तो निगेटिव वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो पहला एक तो पॉजिटिव हाफ हो गया और एक तो निगेटिव हाफ हो गया। तो दोनों हाफ में देखते हैं पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ में कैसे ये रिएक्ट करता है। तो कैपेसिटर हो गया पॉजिटिव हाफ में, देखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे इस प्लेट में क्या रहेंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। ठीक, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज, तो डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर रहेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या रहेगा आपका, इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका चार्ज डिपॉजिट, विथड्रॉ ऑफ चार्ज। ठीक है, विथड्रॉ ऑफ चार्ज। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन, तो ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप पॉजिटिव अप्लाई करोगे, करंट डिपॉजिट होगा, सेकेंड हाफ में आपको विड्रॉ ऑफ द चार्ज होगा। फिर आप निगेटिव चार्ज, निगेटिव हाफ अप्लाई करोगे, जैसे मैं निगेटिव हाफ अप्लाई करता हूँ तो कैपेसिटर में क्या रहेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे इस प्लेट में, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा जो आप निगेटिव अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग क्या अपन देख रहे हैं, फर्स्ट साइकिल में चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, सेकंड साइकिल में विड्रॉन ऑफ द चार्ज। अब चार्ज डिपॉजिशन और विड्रॉन ऑफ द चार्जेस की वजह से एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया। तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अब आपसे ये क्वेश्चन है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, करंट इन दी कंडक्टर, करंट इन दी कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर पे करंट जो है वो हो रहा है, लेकिन अब पॉइंट ये है कि करंट तो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, मतलब कैपेसिटर के अंदर क्या हो रहा है ये बताइए। ठीक है, पहले केस में देखें, अगर मैं इसको और थोड़ा समझाऊं, पहले केस में देखें तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो पॉजिटिव टू निगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देख रहे हो आप, कुछ इस तरीके से देख रहे हो। ठीक है, और फॉर द निगेटिव केस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैं एक वोल्टेज अप्लाई किया, एक वोल्टेज है, अगर आप वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करोगे, डेट मींस करंट, थोड़ा इसका
एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो ये एम्पलीट्यूड में थोड़ा कम कर देता हूं, तो ये करंट, ठीक है। तो इस वोल्टेज की वजह से आप देखिए, जब पॉजिटिव वोल्टेज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कम वोल्टेज अप्लाई करोगे तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, जो आपका इनपुट एसी है उस पर डिपेंडेंट है। मतलब ये मैं ज्यादा अप्लाई कर रहा हूँ, कम अप्लाई कर रहा हूँ तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा अप्लाई कर रहा हूँ तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटेंस। पॉइंट ये हम लोग क्लियर हुआ, देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लग रहा है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम लग रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक क्लियर सभी को? देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर Yes. ड्यू टू द वोल्टेज सोर्स, टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्लियर है सभी को? क्लियर है? Yes. Yes. ठीक है। अब पॉइंट ये है, कंडक्टर में जो करंट बह रहा है उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है समय के साथ, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई ऑफ टी। और कंडक्टर में तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं, क्योंकि मैंने भी बताया था आपको जब मैंने इक्वेशन समझाया था बाउंड्री कंडीशन का, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन लिखा था, ठीक है, डे जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, क्योंकि सिग्मा इन्फिनाइट होता है फॉर द केस ऑफ कंडक्टर, जे डिवाइड बाय सिग्मा, जे डिवाइड बाय इन्फिनाइट इज इक्वल टू ई, इज इक्वल टू जीरो फॉर द केस ऑफ कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और आप कैपेसिटर में देख रहे हो, कैपेसिटर में देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब लूप तो है, करंट तो होगा, करंट, देखिए करंट यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी करंट निकला होगा, ये कंडक्टर में करंट आई है, यहाँ भी करंट आई है, लेकिन ये आई कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट में अगर के सी एल अप्लाई करूं, के सी एल अप्लाई करूं, तो कहीं ना कहीं से यहाँ से कोई ना कोई करंट आया होगा। अगर यहाँ पे कोई के सी एल अप्लाई करूं इस नोड पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक करंट होगा। तो ये कौन सा करंट? तो ये करंट है आपका ड्यू टू चार्ज डिपॉजिट ऑन द फर्स्ट प्लेट एंड विड्रॉल ऑफ द चार्ज। चार्ज डिपॉजिट हो रहा है और सेकेंड प्लेट से चार्ज विड्रॉ हो रहा है, फिर फर्स्ट प्लेट में चार्ज विड्रॉ हो रहा है, सेकेंड में डिपॉजिट हो रहा है, चार्ज डिपॉजिट। तो देयर इज अल्टरनेटिंग, ये जो प्रक्रिया है वो अल्टरनेटिंग हो रही है, मतलब चार्ज डिपॉजिट होना और चार्ज का विड्रॉल होना, अल्टरनेटिंग। तो ये हो चार्ज डिपॉजिट और चार्ज का विड्रॉल होना, डेट इज कॉल्ड दी डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, डिस्प्लेसमेंट करंट है वो चार्ज के डिस्प्लेसमेंट से जो हुआ है, डेट इज कॉल्ड दी चार्ज डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जो है कैपेसिटर के अंदर एक करंट होगा, डेट इज दी डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी, और ये हो गया आपका करंट आईसी, करंट इन दी कंडक्टर एंड आईडी इज द करंट इन दी डाइलेक्ट्रिक, या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो क्लियर है ये पॉइंट? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अगर मान लो, देखो एक मैं एक सर्कल बनाता हूँ,
एक सर्कल बनाता हूँ और एक हाफ सर्कल बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो हाफ सर्कल में आप देखोगे जो करंट होता है एक लूप में मूव करता है। जब भी आप देखे होगे तो एक पूरा करंट जो होता है लूप में मूव करता है, तभी तो केसीएल इक्वेशन आया। तो करंट इन अ लूप, तो लूप क्लोज्ड होना चाहिए। जब लूप क्लोज्ड होगा तो करंट मिलेगा आपको। लेकिन अगर लूप ओपन होगा तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर लूप क्लोज नहीं होगा तो दैट मीन्स क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो वही वाला केस है यहाँ पे जो है, आपका कैपेसिटर और जो वोल्टेज सोर्स है वो एक लूप में कनेक्टेड है। तो करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट जो होता है वो ओवरऑल सेम रहता है इन अ लूप। तो लूप में क्या होता है, जो कि मेश एनालिसिस, हम लोग मेश एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है, तो मेश एनालिसिस में क्या होता है, तो ओवरऑल लूप करंट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कंडक्टर में तो करंट देख रहे हैं हम लोग, कंडक्टर में करंट ड्यू टू दी इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स ये देख रहे हैं। लेकिन कैपेसिटर में भी करंट होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर में करंट हो रहा है ड्यू टू दी चार्ज डिपॉजिट एंड चार्ज विड्रॉल। ठीक है, की वजह से अल्टरनेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इसकी वजह से जो करंट है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ से केसीएल से आ गया इक्वेशन आईसी इज इक्वल टू आईडी। तो मैं मैग्नीट्यूड अप्लाई कर देता हूँ, कभी पॉजिटिव आईसी रहेगा कभी नेगेटिव ऐसे रहेगा, इसलिए मैं मैग्नीट्यूड ऑफ आईसी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आईडी लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले वाले केस में हम लोग का, जब हम लोग मान लीजिए यही जो केस था, अगर मैं मान लीजिए मैं कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करता तो प्लस माइनस वोल्टेज अप्लाई करता, तो ये अल्टरनेट चार्ज विड्रॉल और चार्ज डिपॉजिट नहीं होता है, तो इस वजह से करंट नहीं था। लेकिन अभी जो है अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर रहे हो तो उसकी वजह से ये इक्वेशन होगा। ये मॉडिफिकेशन इन एम्पियर्स लॉ यहाँ से आ गया। डेल क्रॉस एच, सॉरी एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई सी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि ये है। ठीक है, तो इसको मैं समझाऊंगा और अच्छे से। यहाँ से अगर मैं इसको पॉइंट फॉर्म में निकालूं तो डेल क्रॉस एच जो कि डीएस हट जाएगा, इसको डीएस में कन्वर्ट कर दिया तो आई सी इंटू डीएस हो गया, और यहाँ से डीएस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया डेल डी बाई डेल टी। ठीक है, तो आई सी डी एस मतलब करंट इन एरिया, दैट मीन्स जेसी। तो यहाँ से आ गया डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जेसी प्लस डेल डी बाई डेल टी। पहले क्या था, आपका डेल क्रॉस जो पहले जो इक्वेशन में लिखा था वो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे लिखा था, आपको याद होगा करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे जेसी इसलिए लिखा है क्योंकि करंट ड्यू टू द कंडक्टर है। ये जेसी जो है ड्यू टू द कंडक्टर, जो कि कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। और डेल डी बाई डेल टी जो है ये एक्चुअली में क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान देते तो ये तो एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट है जो कि कैपेसिटर के इनसाइड मूव, कैपेसिटर के इनसाइड जो है ये करंट बह रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको और अच्छे से समझते हैं तो देखिए, इसको और अच्छे से समझते हैं तो डेल डी बाई डी टी को थोड़ा देखते हैं। डेल डी बाई डी टी एक्चुअली में है क्या, तो डी की वैल्यू यदि मैं पुट करूं, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है, हम लोग जानते हैं डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। तो एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो डेल ई बाई डी टी। तो एक ऐसा करंट है, एक ऐसा करंट है जेडी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट, एक ऐसा करंट है, ये जो करंट है ये इट इज ड्यू टू दी
ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से जो करंट बह रहा है दैट इज कॉल्ड द जेडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो यही तो हो रहा था हमारा। आप जब हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा था, ये तो ये इसकी वजह से, जो चेंज की वजह से जो करंट होगा वो क्या होगा, जेडी होगा, डेट इज नथिंग बट एप्सिलॉन डी ई बाई डी। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो फाइनल लाइन बोल देता हूँ, देयर इज इलेक्ट्रॉन इन द वायर कंट्रीब्यूटिंग कंडक्शन करंट, ठीक है, बट बिटवीन द प्लेट्स देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द प्लेट्स। देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स due to continuous charging and discharging of the plates, positive negative वजह से there is a change in electric flux. This can be treated as a form of current, this can be treated as a form of current called as displacement current, JD. So displacement current density JD is equal to del D by K. तो इसका इक्वेशन देख लेते हैं। हम लोग D जानते हैं, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है, टाइम दैट मींस सेकंड, तो कूलम्ब पर सेकंड आ गया एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो दैट इज JD। यूनिट भी सेम है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एरिया करंट ओवर एरिया। ठीक है, तो एक तो क्लियर है कि आईसी की वैल्यू जो है आईडी के इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द कैपेसिटर आईसी एंड आईडी हैव सेम वैल्यूज। ठीक है, तो सच दैट आईसी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आईडी। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि वायर में, जब हम लोग वायर की बात करेंगे, जबकि कंडक्टर की बात करेंगे, तो कंडक्टर में आईसी तो है, कंडक्शन करंट तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, क्योंकि उसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द प्लेट्स नहीं हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, ई इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो जब आप कंडक्टर की बात करोगे तो आईसी तो होगा, लेकिन आईडी क्या होगा, जीरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लेकिन आप जब डाइलेक्ट्रिक की बात करोगे, जब आप डाइलेक्ट्रिक की बात करोगे, तो डाइलेक्ट्रिक में आप देखिए, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता। ठीक है, टू एंड फ्रो नहीं होता, कभी पॉजिटिव हो गया कभी निगेटिव, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक कंटिन्यूअस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, तो दैट मीन्स कभी चार्जिंग ऑफ प्लेट होगा, कभी डिस्चार्जिंग ऑफ प्लेट होगा। तो इसमें कंडक्शन करंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस वजह से आईसी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, कंडक्शन करंट जीरो होगा, लेकिन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से समझ में आ गया। अगर आप इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जेसी प्लस डेल डी बाई डेल टी, अगर आप ये इक्वेशन को बोलोगे फॉर द केस ऑफ कंडक्टर लिखिए, तो कंडक्टर लिखने के लिए बोलेगा तो आप बोलिएगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जेसी। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप फॉर द केस ऑफ डायलेक्ट्रिक लिखिए, डायलेक्ट्रिक के केस में ये इक्वेशन हो जाएगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डी बाई डी। ठीक है, इसमें डेल डी बाई डी टी जीरो होगा फॉर द केस ऑफ कंडक्टर, एंड जेसी इज इक्वल टू जीरो फॉर द केस ऑफ डायलेक्ट्रिक। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं इक्वेशन? Yes, sir. ठीक है, तो आपको क्या है, एक्चुअली मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन में समझाता, कंटिन्यूटी इक्वेशन एक समझाना था मेरे को, उससे और ये क्लियर हो जाता है, जेडी जो है और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो ये सिलेबस में है नहीं, या फिर अपन फ्यूचर में देख लेंगे इस चीज को। तो ये इक्वेशन हो गया मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन, जो मॉडिफाई हो गया। ठीक है, तो मॉडिफाइड इक्वेशन आपको फाइनली जो है इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 जो मॉडिफाई हुआ, ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ। तो यहाँ से आ गया था आपका जो ई डॉट डी एल है, वो एक्चुअली में माइनस डी बी बाई डी टी डॉट डी एस।
या फिर डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी टी। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, जो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ से आ गया आपका एच डॉट डी एल, या फिर ये वाला इक्वेशन आपको डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे सी है प्लस जे डी, या फिर इसको मैं जे डी भी लिखता हूँ। ठीक है, अगर आप लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये डी एल यहाँ पे आ जाएगा, तो जे सी डॉट, ये हो गया आपका करंट, और ये हो गया डी बी। अगर इसको मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, आप बोथ साइड डी एस अप्लाई कीजिए, तो डेल क्रॉस एच डॉट डी एस इज इक्वल टू जे सी डी एस प्लस जे डी डी एस। बोथ साइड डी एस अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो हम लोग जानते हैं डेल क्रॉस एच डी एस को मैं अगर मैं कर्ल थ्योरम से लिखूं, कर्ल, तो कर्ल थ्योरम में मैं सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो एच डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल टू जे सी डॉट डी एस, करंट जे सी, डेट मीन्स करंट पर यूनिट एरिया इंटू द एरिया, डेट मीन्स करंट। तो ये हो गया आपका करंट आईसी, प्लस जेडी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डेल डी बाई डेल टी इंटू डी एस। तो ये इक्वेशन हो गया फॉर द लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बोथ लाइन इंटीग्रल इक्वेशंस आर मॉडिफाइड। ठीक है, फॉर द केस ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड। तो आगे बढ़े। Yes, sir. तो आप क्या देख रहे हो, आप देखिए, अगर मैं समरी की बात करूं, ठीक है, अगर आप समरी की बात करें, तो जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, there is a rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux, ठीक है, with time ही करेंगे, with time is voltage produced। इक्वेशन क्या था, जो V निकला है वो is due to the rate of, तो ये एक्चुअली आप ऐसा इक्वेशन लिखते थे 12 माइनस एन डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू, ये लिखते थे। तो वही इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है डेट इज ई डॉट डी एल, वो क्या हुआ है माइनस डीवी बाई डी टी, फ्लक्स में बी डॉट डी एस लिख दिया तो ये डी एस आ गया। वही इक्वेशन, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो तो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए मैग्नेटिक को चेंज कर रहे हो तो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि मैंने कैपेसिटर में किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द टाइम produces each current, rate of change of electric flux with the time each current, ठीक है, that is jd is equal to epsilon d by rate of change of electric produces the current, ठीक है, rate of change of magnetic flux produces the voltage। क्लियर है, बोथ इक्वेशन फाइनली क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अब मैं फाइनल चीज बताऊंगा, ये दो इक्वेशन कैसे, ये दो इक्वेशन जो है, यही दो इक्वेशन की वजह से जो है आपको क्लियर होगा कैसे हम लोग का ईएम वेव का ट्रांसमिशन होता है। यही दो इक्वेशन बताएंगे आपको कैसे ईएम वेव का ट्रांसमिशन होता है। तो देखते हैं और उसके फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक, तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी टी। आपको पता है डेल जो होता है रेट ऑफ चेंज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज। तो डेट मीन्स अगर आप डेल की बात करें तो डेल नथिंग बट डी बाई डी एक्स अलोंग ए एक्स डायरेक्शन प्लस डी बाई वाई अलोंग वाई डायरेक्शन एंड डी वाई अलोंग द जेड डायरेक्शन। तो ये हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, ठीक है। तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है
अगर आप अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कहने का मतलब यहां से मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यहां से एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसको मेरे को हाँ, यहां से मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ द टाइम, ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द टाइम प्रोड्यूसेस एन ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जो कि ऑर्थोगोनल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो है ऑर्थोगोनल होता है। फिर ऑर्थोगोनल डेट इज एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर है, स्पेस वेयरिंग, स्पेस वेयरिंग, स्पेस वेयरिंग क्यों लिखा हो? क्योंकि तीनों डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो एक्स में भी प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो रेड, एक तो वाई में भी, एक तो जेड में, तीनों डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आप जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करते हो, तो उसकी वजह से जो है प्रोड्यूसेस एन ऑर्थोगोनल स्पेस वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई dt। अब जल्दी से मैं दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं, तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू लिखा है, अगर मैं कंडक्टिविटी जीरो कर दूं, क्योंकि एक्युमुलेशन तो होता नहीं, जब आप इसमें स्पेस में भेजते हो तो उसमें चार्ज नहीं है, तो डेट इज, तो यहाँ से आ गया एप्सिलॉन डी बाई डी, तो यहाँ से हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with the time, rate of change of electric field with the time produces an orthogonal, ऑर्थोगोनल क्यों लिखा हूं समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर इसको आप करोगे तो डी बाई डी एक्स ए एक्स ऑर्थोगोनल, एक्स वाई जेड तीनों ऑर्थोगोनल है, स्पेस वेयरिंग क्योंकि तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, एक्स वाई जेड में डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई एच वाई एंड डी बाई डी जेड एच जेड, तीनों डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, स्पेस वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि, इसी क्वेश्चन को देखिए अगर ध्यान से समझते हैं, तो आप जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो, अब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो, डेट इज एच, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है जो कि उसके ऑर्थोगोनल है, और स्पेस वेयरिंग ऑर्थोगोनल, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इस वजह से, इस तरीके से हमारा जो है ट्रांसमिशन ऑफ द वेव होगा, इसकी वजह से हमारा ट्रांसमिशन ऑफ द वेव होगा। ठीक है, एच के चेंज होने से ई प्रोड्यूस हो रहा है, ई के चेंज होने से एच प्रोड्यूस हो रहा है, एच के चेंज होने से ई प्रोड्यूस हो रहा है, ई के चेंज होने से एच प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, देयर इज अ फ्लो ऑफ द वेव। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द ईएम वेव्स, ईएच वेव्स, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ईएच वेव्स या फिर ईएम वेव्स। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है ये चीज? अगर आप एक्युमुलेशन करोगे, एक्युमुलेशन मतलब चार्ज के एक्युमुलेशन, प्लस माइनस एक्युमुलेशन, तो एक्युमुलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और जब आप चार्ज का फ्लो करोगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर दिया मैं, तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो एक्युमुलेशन एंड द फ्लो, एक्युमुलेशन एंड द फ्लो, एनर्जी का एक्युमुलेशन हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, एनर्जी का एक्युमुलेशन हो रहा है एंड एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वही वाली बात, ये तो एक क्वेश्चन से हमको क्लियर हुआ कि, फाइनल जो मैं लिख देता हूँ फिर हम लोग अटेंडेंस लेंगे। अगर आप एच, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
which time produces an orthogonal space varying electric field. ये पहला इक्वेशन, that is del cross E is equal to minus dV by dt. ये पहला इक्वेशन H E में कन्वर्ट हो गया। और ये देखिए फिर E चेंज हो रहा है, ठीक है। अब rate of change of electric field produces an orthogonal space varying magnetic field, H हो गया। तो E से H, फिर H से E। तो जब भी आप देखोगे, जब भी वेव का ट्रांसमिशन होता है तो E से H होता है, H से E होता है। तो इस तरीके एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, एंड एक्युमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लो एंड एक्युमुलेशन, तो इस तरीके से एनर्जी, कभी एनर्जी प्रोड्यूस होगा एक्युमुलेशन से और फिर फ्लो हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड, इस तरीके से ईएम वेव का ट्रांसमिशन होता है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको हम लोग टैंक सर्किट से मिला के देखेंगे। तो टैंक सर्किट में क्या होता है, एक इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर में चार्ज का एक्युमुलेशन होता है, लेकिन इंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग देखोगे L इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन V इज इक्वल टू L di by dt, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो कैपेसिटर में जो करंट है I इज इक्वल टू डी वी बी बाई डी टी, सी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो इससे हम लोग मिला के देखेंगे, ये टैंक सर्किट से बिल्कुल मिलता जुलता है, सेम। तो फाइनल मैं ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इन दी कंडक्टर एंड एक्युमुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है इन दी कैपेसिटर। तो कभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो कभी टैंक सर्किट में कैपेसिटर पूरा फुली चार्ज रहेगा, तो इंडक्टर फुली डिस्चार्ज रहेगा। जब इंडक्टर फुली चार्ज रहेगा तो कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज रहेगा। तो चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, फ्लो एंड एक्युमुलेशन। तो इस तरीके से जो होता है आपका ईएम वेव का ट्रांसमिशन। क्लियर है? Yes, sir.